नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकारी नौकरियों में SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण का मामला सरकारों के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के फैसले को बरकरार रखते हुए एक बदलाव किया है। पहले प्रमोशन में आरक्षण के लिए SC/ST के पिछड़ेपन का आंकड़ा जुटाने की शर्त थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो शर्त हटा दी है कि अब SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। गेंद चूंकि सरकार के पाले में है, तो क्या चुनावी साल में इस पर भी राजनीति तेज होगी? आज इन्हीं सवालों पर होगी महाबहस। लेकिन देश में संविधान के तहत SC/ST को संसद, शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला हुआ है। नौकरी के दौरान प्रमोशन में भी आरक्षण की व्यवस्था 1995 में लागू हुई थी, जिस पर सवाल उठते रहे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2006 में फैसला सुनाया था कि सरकारें SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं, लेकिन ये शर्त है कि सरकारों को आंकड़ों के साथ वजह बतानी होगी। नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित उस फैसले के बाद भी प्रमोशन में आरक्षण का विवाद नहीं थमा। 2011 से 2018 के बीच 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं। सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही थी कि नागराज मामले में संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा की जाए और SC/ST को आबादी के हिसाब से प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आज इस पर अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागराज फैसले पर पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण देने का फैसला राज्य सरकारें कर सकती हैं। इसके लिए अब SC/ST के पिछड़ेपन का आंकड़ा जुटाने की जरूरत नहीं है। पहला बैकवर्डनेस वो खत्म हो गया। दूसरा, क्वांटिफाइड डाटा कलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी स्टेट को, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और तीसरा जो है, प्रमोशन रिजर्वेशन रहेगा इस देश में। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हजारों लाखों कर्मचारी जिन लोगों के प्रमोशंस रुके हुए थे, वो सारे प्रमोशंस अब जारी किए जाएंगे। अब जो जिन एक्ट और जिन सर्कुलर नोटिफिकेशंस में उन्हें रिस्पेक्टिव आरक्षण इस तरह का मिलता था, अब वो सारे सर्कुलर और एक्ट्स जो है वो रिस्टोर होंगे। और ऐसी कोई कंडीशन भी राज्य सरकार को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव कर दिया है, न होने की वजह से उनको पदोन्नति में आरक्षण आसानी से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर SC/ST बनाम सवर्ण राजनीति तेज होने के आसार दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा सा मतलब है कि गेंद अब सरकारों के पाले में है। BSP अध्यक्ष मायावती इस फैसले से खुश है, जबकि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को लगता है कि SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण दिलाने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। रिजर्वेशन का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी कैटेगरी में रिजर्वेशन होना चाहिए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि हर कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं नजर आएंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग नजर नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि भाई ये फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर, OBC पर अन्याय करने वाला फैसला है। SC/ST वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के मामले में आज आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मायने में कुछ हद तक स्वागत के योग्य है। किसी आदमी का इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले वो प्रेसिडेंट हो चाहे चीफ मिनिस्टर बने और कुछ भी हो। रिजर्वेशन प्रमोशन उसको भी उन्होंने चालू रखने की बात की है। तो इससे ये मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसी पर बहस करने के लिए कि क्या इससे वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष पैदा होगा, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ इंडिया न्यूज की एडिटर न्यूज आंचल आनंद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखती है। साथ ही साथ कुंवर दिलीप सिंह चौहान है, जो कि प्रवक्ता है करणी सेना के। SL सूर्यवंशी है, महासचिव है अजाक्स के, जो कि एक संगठन है। SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, जो SC/ST के कर्मचारी हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। RB राय साहब संस्थापक है सपाक्स के। सपाक्स वो संस्था है जो हाल ही में जो नया कानून बनाया गया था, जिसके आधार पर SC/ST के एट्रोसिटी के ऊपर संशोधन किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। उसके बाद ये संस्था खड़ी हुई है और पुरजोर विरोध कर रही है कि SC/ST को ब्लैंकेट जो है वो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना इन्वेस्टिगेशन के गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो इन चारों लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले आंचल से हम बात करते हैं। आंचल, मुझे बताइए कि इस फैसले का सार क्या है, इस फैसले का मतलब क्या है, तब हम आगे की बहस बढ़ाएं।
देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सरकार के पाले में गेंद इस हद तक है कि वो प्रमोशंस में रिजर्वेशन कर सकती है, आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। अब 2006 का भी फैसला वही था। आज सुप्रीम कोर्ट ने नागराज के उस फैसले पर उस हद तक मुहर लगाई है कि आपके ऊपर कोई रोक नहीं है, आप जाइए प्रमोशन में रिजर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए होमवर्क अभी भी करना होगा। हाँ, आपको जो 3 क्राइटेरिया थे, जो पुराना फैसला था, उसमें यह था कि आपको ये देखना होगा कि एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, दूसरा था कि एफिशिएंसी तो नहीं डिपार्टमेंट की इफेक्ट होगी, और तीसरा था बैकवर्डनेस का, कि मतलब पिछड़ा शख्स है नहीं है, उसके ऊपर आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। अब सरकार का अब तक ये कहना रहा है कि देखिए ये डेटा बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, हम कलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो ये जजमेंट ही इंप्लीमेंटेबल नहीं है और पूरा का पूरा हमारा काम काज ठप है। जो हजारों साल से प्रताड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, हम उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और उनके लिए बैकवर्डनेस यानी पिछड़ापन प्रिज्यूम करना चाहिए। तो कोर्ट ने इस बाबत साफ कर दिया है कि आप जो है ठीक है, पिछड़ापन आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान के तहत ही ऐसे कानून है कि एससी एसटी पहले से ही बहुत पिछड़े हैं, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप बैकवर्डनेस पे डेटा कलेक्ट मत करिए। लेकिन एफिशिएंसी ऑफ और एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी रिप्रेजेंटेशन है, इसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि सरकार को इस हद तक होमवर्क करना पड़ेगा, राज्य सरकारों को, नंबर 1। उसके बाद दूसरा पहलू यह आ जाता है कि क्रीमी लेयर को लेकर, देखिए 12 साल हो गए हैं नागराज के फैसले को आए, 2006 में यह फैसला आया था, हम 2018 में बैठे हैं। क्या यह माना जा सकता है कि इतनी मैराथन सुनवाई के दौरान भी कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये क्रीमी लेयर हटा नहीं पाई है? क्योंकि नागराज फैसले ने कहा था आप प्रमोशन में आरक्षण दीजिए, लेकिन आप क्रीमी लेयर को अलग करिए। उसके लिए कोई क्राइटेरिया अभी तक कम से कम मेरी जानकारी में ना तो कोर्ट के समक्ष रखा गया, ना ही मेरे को मालूम है। तो मतलब क्रीमी लेयर अब कोर्ट ने साफ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने नागराज जजमेंट को, जो पहले फैसला था, उसको सही ठहराया है। कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि आपको क्रीमी लेयर एलिमिनेट करनी होगी। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें खुद बना सकती हैं कि भाई एससी एसटी में कौन सी क्रीमी लेयर, किनको क्रीमी लेयर माना जाए। जो अमूमन ओबीसी, दीपक, जो ओबीसी के लिए क्राइटेरिया है, क्योंकि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जब दी जाती है तो उसके अंदर क्रीमी लेयर के 12 से 15 क्राइटेरियाज हैं जो पब्लिक डोमेन में रहते हैं, कि आपकी इनकम कितनी है, आप किसके बेटे हैं, मतलब जज के या बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के बेटे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है। और अगर वो तमाम मानकों की कसौटी पर आप खरे नहीं उतरते हैं, यानी कि आप उस लिहाज से, मतलब अगर क्रीमी लेयर में आप बैठ जाते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ये ओबीसी रिजर्वेशंस के अंदर ये क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया था। वो अब क्राइटेरिया, क्या वही क्राइटेरिया को अडॉप्ट कर लिया जाएगा एससी एसटी रिजर्वेशन के लिए, ये देखने वाली बात होगी। मतलब क्रीमी लेयर अभी भी ग्रे एरिया है, ये कहा जा सकता है? मेरे हिसाब से ग्रे एरिया नहीं है, लेकिन सरकार सोचना चाहेगी कि ये ग्रे एरिया है, क्योंकि उसके लिए कन्वीनियंट है। अभी लखनऊ से खबर आई है कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 28 तारीख को एक देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यह आंदोलन का ऐलान लखनऊ से हुआ है और ये कहा जा रहा है कि आरक्षण मिलना चाहिए और प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मैं सीधे चलता हूं आरबी राय जी के पास, जो कि संस्थापक है सपाक्स के। आरबी राय साहब, ये बताइए कि क्या ये आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, हमारे भाइयों को अगर आरक्षण मिलता है तो आरक्षण से हमारा कोई विरोध नहीं है। मैं वर्ष 2011 में उच्च न्यायालय में गया और उच्च न्यायालय में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर निर्णय आया और उस निर्णय के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन सर्वोच्च न्यायालय चला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है उसमें हमारी सहमति है, और जहां तक ये हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को आरक्षण देने का सवाल है, उस पर हमारा कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए, उनको संरक्षण मिलना चाहिए, पर ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज तक 70 सालों में केवल 2% लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है, 4% को मिला होगा, पर बाकी लोग जो है हमारे अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनको आगे लाया जाना चाहिए। सरकारों को राजनीति बंद करना चाहिए, और आपस में जो सामान्य वर्ग के और दलित वर्ग के लोगों को लड़ाने की बात हो रही है वो पूरी तरह से गलत है। और हम चाहते हैं कि इनको आरक्षण मिले, संरक्षण मिले और इनको और आगे बढ़ने के अवसर मिले। आपका क्या कहना है सूर्यवंशी साहब? दिलीप चौहान, सॉरी,
दीपक भाई, आपको याद होगा आज से जब सूर्यवंशी जी एक मिनट, दिलीप से बात कर रहा हूं। उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया, दीपक भाई, ये भी दिलीप चौहान है। दीपक भाई जी, आज से जब देश आजाद हुआ था और जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक कानून बनाया था, तब उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। वो इसलिए कि ताकि SC/ST एक्ट, जो हमारे पिछड़े जो दलित भाई हैं, वो समान आके सामने खड़े हो सकें और सभी समान वर्ग से समानता के रूप से देख सकें। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी। वो कहा था कि जब देश का प्रथम व्यक्ति अगर कोई दलित बन जाएगा तो उस दिन इस देश से आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। और आज 2 बार बन चुके हैं वो तो। वही मैं बताऊं, 2 बार बन चुके हैं। लेकिन उसके बाद आज आरक्षण कोई अभी जिस तरह राय साहब ने कहा कि आरक्षण असलियत में मिल किन लोगों को रहा है। आरक्षण बिल्कुल 2 से 4% लोगों को मिल रहा है। आज से 90 से 95% लोग आरक्षण से मुक्त हैं। आज आरक्षण नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, क्योंकि आरक्षण अगर आज मैं सक्षम हूं, मुझे नौकरी मिल गई आरक्षण से, ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चों को मिलेगी, मेरे बच्चों से बच्चों को मिलेगी। लेकिन असलियत में जो दलित पिछड़ा है उसको आज तक आरक्षण नहीं मिला, वो आज भी आरक्षण से बहुत दूर है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां इसके ऊपर राजनीतिक खेल खेलती, रोटियां सेकती हैं और ये सेकती रहेंगी। क्योंकि ये समझना चाहिए, मैं आज से कुछ दिन पहले एक डिबेट में था, एक हमारे दलित भाई था, उसको आरक्षण से एक नौकरी मिली। उसने एक बड़े मतलब सबके बीच में, लोगों के बीच में कहा कि मेरे को आरक्षण से नौकरी मिल गई है, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को आरक्षण से नौकरी ना मिले और मैं ना ही लेने दूंगा। ऐसे लोगों को उठना आगे आना पड़ेगा, जिससे ये आरक्षण खत्म होगा। देश में ये आरक्षण आज के टाइम सिर्फ एक वोट बैंक है और कुछ नहीं है। आज अगर किसी को, अगर सभी लोग जो है दलितों को और इनको पिछड़ों को कोई भला नहीं चाहते, इनका सिर्फ उनसे वोट लेना चाहते हैं और इसके आगे कोई उनका चाहते नहीं कि क्या नाम दलितों को ऊपर उठे। लेकिन रही बात इस आरक्षण जो अभी प्रमोशन के ऊपर SC/ST एक्ट हो गया, आरक्षण जो प्रमोशन में आरक्षण आ गया, इससे लोगों में आज क्या नाम भेदभाव आ रहा है। क्योंकि स्वर्ण और क्या नाम दलित दोनों के दोनों आपस में जो एक साथ मिलते थे, बैठते थे, लेकिन आज इस तरह की जो राजनीति हो रही है उस कारण दोनों एक दूसरे एक तरफ सामने खड़े आकर हो रहे हैं और वो एक दूसरे के लिए मारने के लिए और लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार है। क्यों? आपने देखा भी होगा कि जिस प्रकार अभी कुछ दिन पहले लड़ाई झगड़े हुए, किस कारण? सिर्फ इसी कारण क्योंकि उनके राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है और नेता उनका मजा ले रहे हैं। असलियत में किसी दलित का कोई भला नहीं चाहता। मुझे एक बात बताइए दिलीप, मेरा एक इसमें सप्लीमेंट्री सवाल है, क्यों ना आरक्षण का लाभ सिर्फ एक बार दिया जाए, चाहे वो SC/ST हो? ओबीसी में तो क्रीमिलियर का क्राइटेरिया है। इसमें देखिए, मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए। मुझे लगता है कि 2 चीजें इस देश में ठीक से हुई नहीं है। 10वीं क्लास से पहले संविधान पढ़ा दिया जाना चाहिए। अगर संविधान पढ़ा दिया जाता तो दिलीप भाई चौहान साहब ये ना कहते कि आरक्षण 10 साल के लिए है। आरक्षण 15(4) और 16(4) से आया है और उसमें कोई समय सीमा नहीं। 10 साल की जो सीमा है वो सिर्फ संसद और विधानसभाओं के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरा, बाबा साहब ने जो आपने कोट किया है, बाबा साहब के सारे वॉल्यूम 21 वॉल्यूम के हर शब्द मैंने पढ़े हैं। बाबा साहब ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। अगर कहा है तो आप वॉल्यूम और पेज नंबर बताइए। दूसरी बात, दीपक भाई, आपका जो प्रश्न है कि क्या एक ही पीढ़ी को दिया जाना चाहिए, मेरा प्रश्न ये है कि क्या एक पीढ़ी में कोई अफसर बन जाता है तो क्या उसका कास्ट डिप्राइवेशन खत्म हो जाता है? क्या उसकी जाति बदल जाती है? आपको अभी याद होगा, कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन से हम सबके पास प्रेस ली आई थी कि राष्ट्रपति को पुरी के मंदिर में कोहनी से मारा गया। मतलब आप एक आदमी जो जिसका पैसा है वो अपने घोड़ी करता है शादी के समय, उस पर चढ़ना की कोशिश करता है, तो आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश की घटना है, हेलमेट लगाना पड़ता है। इसलिए बात के रखने वाली बात है। आप 100 में से एक एग्जाम्पल निकालो और बात के रखो। हजारों मैं बता रहा हूँ, 100 में से एक एग्जाम्पल निकालो और उससे बांट के रखो। दीपक भाई, आप ये बताइए, क्या जाति बदल जाती है इस वजह से कि एक आदमी अफसर बन गया? और सुनिए, दूसरी बात, एक मिनट आखिरी बात सुनिए। मैंने 1 मिनट समय मांगा है। आपने 2-3 मिनट बोला, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। गरीबी उन्मूलन के लिए नरेगा है, उस तमाम तरह की योजनाएं, करीब 130 योजनाएं हैं। ये 131वां गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन के लिए संविधान में की गई व्यवस्था है, आम रहस्य व्यवस्था है। इसको लेकर कोई विवाद नहीं था संविधान सभा में कि आरक्षण होना चाहिए ताकि तमाम समुदाय राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदार बने। आप समझने की कोशिश कीजिए, राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम है, इसलिए आरक्षण के जो विरोधी हैं वो राष्ट्र निर्माण के विरोधी हैं। कितने % लोग हिस्सेदार बने? सवर्णों में कितने लोग बताइए। सवर्णों में कितने % लोग जो है बिल्कुल सक्षम है? सवर्णों में कितने लोग नौकरी मिले? नौकरी देने का प्रमोशन भी नौकरी देने का कार्यक्रम है ही नहीं। ये नौकरी देने का कार्यक्रम है ही नहीं। आपस में लोगों नौकरी देने का कार्यक्रम नहीं है तो क्या है? ये राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम है। तो राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम में
131 योजना हटा दीजिए, 130 में 131 योजना मनरेगा के टाइप में जोड़ दीजिए। ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है ही नहीं दीपक भाई। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ दिलीप जी कि मेरा ये कहना है कि अगर आप कह रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन की 130 योजना है, तो 131वीं योजना SC/ST के उन्मूलन की बना दी जाए और उस SC/ST के उन्मूलन में 22% का आरक्षण क्यों दिया जाए? 50% समुदाय को 27% का आरक्षण और लगभग 20% लोगों को 22% का आरक्षण। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ओबीसी को भी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। लगभग उनकी 52% आबादी है और ओबीसी को 52% आरक्षण न देना क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट उस पर सीलिंग लगा चुका है। आपके कहने से क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट उस पर सीलिंग लगा चुका है। 70 फैसलों के खिलाफ संसद में कानून बन चुके हैं। स्वर्ण आज जो स्वर्ण है, आज आप 72% स्वर्ण है। स्वर्णों में मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सभी सक्षम है? सभी दो वक्त की रोटी उन्हें मिल रही है? ऐसा तो नहीं है। क्या उनमें अगर आरक्षण होना चाहिए तो आरक्षण 4 कैटेगरी में होना चाहिए, आर्थिक रूप के आधार पर, वो चाहे किसी जाति या धर्म से होना हो। दूसरा आरक्षण उसे मिलना चाहिए जो शहीद, जिसके पिता शहीद हो गए हो, उसे भी एक बार मिलना चाहिए। तीसरा आरक्षण उसे मिलना चाहिए जो विकलांग हो, और चौथा आरक्षण उसे जिसके सर पे माँ बाप का सहाय ना हो, जो अनाथ हो और जिसके पास कोई प्रॉपर्टी या कुछ ना हो। इन 4 कैटेगरी में चाहे किसी धर्म के हो, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे किसी जाति के हो, इन लोगों को मिलना चाहिए आरक्षण। लेकिन आरक्षण इस देश के लिए अभी साफ है आरक्षण। दलितों का भला अगर आप चाहते हैं तो उनको उसके सामने लेकर आइए, उनको आप ऐसे लोगों के आप सामने लेकर आए जिससे कि उनको एक स्टेज मिल सके। आप उनको लेकिन उनसे नहीं करेंगे, लेकिन आप करेंगे क्या कि उनसे राजनीतिक रोटियां कैसे सेक सकें। आप उनसे वोट, आप लुभावने वादे करके आप कितने % दलितों का भला कर दिया आपने, मुझे बता दीजिए। कितने % दलित जो है गांव के अंदर आप जो पिछड़ा कह रहे हैं, आपने एक बात घोड़ी पर चढ़ दिया। 1 करोड़ आपने घोड़ी की बात आपने बात सुनिए, आगे उनकी बात सुनिए। इस देश में सिर्फ 1 करोड़ 98 लाख नौकरियां हैं। सबको नौकरी नहीं मिल सकती। नौकरी उसमें आरक्षण रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि मुझे ये बताइए कि क्या आप सालों तक पिछड़े बने रहेंगे? क्या आप पिछड़ेपन का टैग लगा के चलना चाहते हैं? अच्छा, क्या आप पिछड़ेपन के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं? ये 5000 साल की बीमारी है, 70 साल में ठीक नहीं हो पा रही है। समस्या ये है कि बीमारी पुरानी है, लंबा इलाज चलेगा। अगर 5000 साल की बीमारी होती तो राम ने शबरी के जूते पैर नहीं खाए होते। अगर 5000 साल पुरानी बीमारी होती तो राम ने शबरी के जूते पैर नहीं खाए होते। उन्होंने सेना रावण पर हमला न किया होता। वो कथाएं हैं, मिथकीय कथाएं हैं, हम नहीं जानते वो क्या हुआ था। शंभुक का वध भी राम ने किया है। राम ने शंभुक का वध भी तो किया कि वो पढ़ने चला गया, वो श्लोक पढ़ने लगा तो ओबीसी का था, उसको मार दिया। सबरी के पैर खाए थे, उनको नकार देंगे क्या? शंभुक का वध किया, वो क्या करेंगे? राम ने शंभुक का वध का क्या करें? सबरी के जूते पैर खाए, उसका क्या करेंगे बताइए? शंभुक का वध का क्या करूं? एकलव्य का अंगूठा काट दिया, उसका क्या करूं मैं? मुझे एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया बताओ? जाति के आधार पे, आर्थिक आधार पे? मुझे वो भी तो राजा का बेटा था। मुझे एक बात बताइए सिर्फ कि कब तक समाज के अंदर इस नाम पे जब तक जाति रहेगी तब तक, जब तक जाति रहेगी तब तक जाति को ही खत्म कर दिया जाए। दिलीप मंडल जी जाति के नाम पर आरक्षण कौन करेगा इसको? कौन करेगा? आप बीड़ा उठाइए, आप बहुजन चिंता के आप बीड़ा उठाइए। आप बीड़ा उठाइए कि कोई जाति नहीं लिखेगा, कोई समाज नहीं लिखेगा, कोई आरक्षण नहीं लेगा। आप बीड़ा उठाइए इसका। भाई जाति जिसने बनाई है वो खत्म कर सकता है। ब्राह्मणों ने बनाई, ब्राह्मण खत्म करे, ब्राह्मण ही खत्म करे, ब्राह्मण खत्म करे। ब्राह्मण जनेऊ छोड़े सबसे पहले, ब्राह्मण जनेऊ पलवाना छोड़े, ब्राह्मण बद्रीनाथ में दलित पुजारी बनाए। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बहुत अच्छा फैसला था उसका। RSS दलित संचालक बनाए, क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, मेरे को भी कहीं ये लगता है कि कहीं सरकार का दबाव के कारण तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे आरोप नहीं लगाने चाहिए, ये कोई मतलब नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट का जो फैसला सुनाया था बहुत अच्छा फैसला था। वो आपको पसंद आया? बिल्कुल पसंद आया, क्योंकि सही बात थी उसके अंदर। आप एक बात है, ये आप भी जानते हैं, इसको नकार नहीं सकते आप। उसका जितना फायदा गलत मिसयूज होता है आप उसको नकार नहीं सकते। आप किसी के ऊपर भी ब्लेम लगा देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था बहुत अच्छा है। लेकिन सरकार को वोट चाहिए थी, इसलिए सरकार उन्होंने संसद में। सवर्णों के पास वोट नहीं है क्या?
अरे नहीं तो सवर्णों को तो पता है ना, सवर्ण रिजर्वेशन तो नहीं मांग रहे जी। अभी पॉलिटिकल फॉलोआउट मालूम पड़ेगा उसका, अभी पॉलिटिकल फॉलोआउट मालूम पड़ेगा, आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। फॉलोआउट को गेज नहीं किया जा सकता। सूर्यवंशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस फैसले से खुश हैं, क्या संतुष्ट हैं, कि आपको लगता है कि क्रीमी लेयर, जैसा कि आंचल बता रही है, क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करके अन्याय किया है, इनजस्टिस किया है SC/ST के साथ? सर, ये जो निर्णय आया है, जो नागराज की जो कंडीशन थी जिसमें बैकवर्डनेस की डाटा कलेक्ट करने की आवश्यकता थी, इसको हटाकर इससे हम खुश हैं। जहां तक मैं पढ़ा हूं, क्रीमी लेयर भी लगाया नहीं है, पूरा डिटेल नहीं पढ़ा हूं। क्रीमी लेयर 5 जजों के बेंच लगा ही नहीं सकती, क्योंकि इंदिरा साहिनी 9 जजों के बेंच ने निर्णय दिया है कि SC/ST में क्रीमी लेयर 9 जजों के बेंच नहीं को होता। फैसले तो को- मेरे भाई पढ़ा नहीं पूरा जजमेंट की 9 जजों के बेंच के जजमेंट को 5 जज कैसे इंदिरा साहिनी एग्जामिन कर सकते हैं? बताइए जो मुझे, 9 जजों का डिसीजन है, मुझे बताइए 9 जजों के डिसीजन को, 9 जजों के डिसीजन को 5 जज कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? ये भी बता पहले बात दीजिए। सुन लीजिए सर। नहीं कर सकते। इंदिरा साहिनी के 9 जजों के बेंच ने निर्णय कहा है कि क्रीमी लेयर SC/ST में एप्लीकेबल नहीं है, तो क्रीमी 5 जजों के बेंच के निर्णय क्रिमिनल नहीं लगा सकती। और इसके पहले दूसरे में भी बताया गया है कि SC/ST को क्रिमिनल नहीं लगा सकता। क्रीमी लेयर कोई कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड नहीं है, क्रीमी लेयर बैकवर्डनेस के सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्ड है, कोई भी संविधान में क्रीमी लेयर का शब्द नहीं है। दूसरा जो है, सिर्फ एडुकेट रिप्रेजेंटेशन का जो है, इसमें भी निर्णय में आया है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ओपन टू द गवर्नमेंट, वो कितना % देती है उसके पास डिसाइड करे कि सफिशिएंट एडुकेट है कि नहीं है। इससे हम खुश हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पार्ट का है। इंदिरा साहिनी में 798 पैरा में लिखा हुआ है कि क्वांटिफाइड डाटा सब्जेक्ट टू दी स्टेट गवर्नमेंट, ना कि कोर्ट। इससे हम सहमत है। पूरा निर्णय हमने नहीं पढ़ा है, क्रिमिनल लगाया है तो वो उससे सहमत नहीं, वो 9 जजों के बेंच का वायलेशन है। और जहां तक है, अभी आप कह रहे थे कि जो है एक बार सर्विस हो जाए उसको नहीं मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन को फुलफिल करने के लिए है, कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन नहीं है सर। ये जब तक रिप्रेजेंटेशन हर क्लास में पूरा नहीं होगा, जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो है मंशा पूरी नहीं होगी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सूर्यवंशी जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को रिजर्वेशन की जरूरत है? क्या जीतन राम मांझी के बेटे को रिजर्वेशन की जरूरत है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार के? सर, रामविलास पासवान की जाति क्या पासवान से हट गई? क्या ब्राह्मण हो गए हैं क्या सर? वो क्या रामविलास पासवान ब्राह्मण हो गए हैं सर? इससे पैदा होगा, यदि वो ब्राह्मण नहीं हुए तो पैदा होगा, ये भगवान डिसाइड करता है। आप या मैं डिसाइड नहीं कर सकते। मैं चाहूँ अगर देखिए SC/ST के घर में पैदा हो जाऊं, नहीं हो सकता। दुर्भाग्य है कि बच्चा पेट में आने के पहले उसकी जात डिसाइड हो जाती है सर। बच्चा बाहर आने से पहले उसकी जात डिसाइड हो जाती है। इस देश का दुर्भाग्य सर। बद्रीनाथ का पुजारी बन सकता है कि नहीं? बस ये है कि भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाई के लिए किसने उनको अपने घर पर रखा पैसे दिए थे? आप मुझे इतना बता दीजिए। चलिए, किसने? गायकवाड़ जी महाराज ने और गायकवाड़ जी ने दिए थे। गायकवाड़ क्या थे? ओबीसी थे। गायकवाड़ का ओबीसी थे। ओबीसी नहीं थे सर, जनरल थे, ओबीसी थे, राजघराने से थे, राजघराना ऐसा और उन्होंने राजघराना नहीं है। आप अगर जनरल कैटेगरी ओबीसी, अगर आप तो ओबीसी के साथ भी नहीं, ओबीसी के खिलाफ है। जनरल साहू जी महाराज से उनको मदद मिली थी। सुनिए, अगर गायकवाड़ जी को अगर दलितों से अगर इतनी नफरत होती तो एक बच्चे को क्या नाम क्यों अगर पढ़ाई के लिए भेजते, जो कि संविधान करता होता? तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप जिस तरह से हम बयानबाजियां एक दूसरे के खिलाफ देंगे जाति के, तो ये दोनों में आपस में भेदभाव लेकर आएगी, लेकिन कोई मिलन का कोई काम नहीं करेगा। रिजर्वेशन इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि रिजर्वेशन जब तक खत्म होगा आपस में द्वेष भावना बढ़ेगी। क्योंकि आज अगर मैं पढ़ा लिखा हूं और मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, अगर मैं 95% लेकर आ रहा हूं तो मुझे नौकरी नहीं है, लेकिन 50% वाले की कंफर्म नौकरी है, तो ये तो क्या नाम है, एक न्याय नहीं हुआ किसी के साथ? ये न्याय संगत है दिलीप? नहीं, मेरे ख्याल से 90% वाले को नौकरी नहीं, 50% वाले को है, ये न्याय संगत है? नहीं, किसी आदमी का एजुकेशन के किसी लेवल पर होना बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियों से आया है, एक जनरेशन से नहीं आता है। जैसे मैं बताऊं, मेरे मुझे बात आपको लगता है 70 साल में इतनी प्रगति भी नहीं हुई? नहीं हुई, वही मैं बोल रहा हूँ, होगी भी नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है। ये होगी भी नहीं, आरक्षण का दौर रहेंगे जब तक वोट बैंक बना रहेगा, ये प्रगति होगी भी तो मानेंगे भी नहीं आप। अच्छा, भारत में लोकतंत्र है, यहाँ वोट बैंक नहीं होगा तो और कौन सा बैंक चलना चाहिए? यहाँ तो एक ही बैंक चलना चाहिए। संख्या है, वोट बैंक जाति का आधार पर नहीं होना चाहिए। क्या है? मुझे वोट बैंक जाति का आधार पर वोट बैंक नहीं होना चाहिए। आधार पर क्यों नहीं, जातिगत आधार पर क्या लगता है कि आपको सिर्फ शेड्यूल कास्ट के वोट से कोई सरकार बनती है इस देश में?
निश्चित रूप से नहीं बनती है। कास्ट का वोट जो है, नहीं क्यों, शेड्यूल कास्ट का वोट जो है एक वर्केबल फोर्स है, इस देश में वर्केबल फोर्स है। माइनॉरिटी का वोट जो है एक वर्केबल फोर्स है। सुनिए दीपक जी, मुझे लगता है इस देश में जिस एक तबके का सबसे ज्यादा तुष्टीकरण हुआ है वो ब्राह्मण और सवर्णों का। इस समय मैं बताऊं, एक आंकड़ा देता हूं, इस समय देश में 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ सवर्ण वाइस चांसलर है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय कोई शेड्यूल कास्ट का जज नहीं है। 88 सेक्रेटरी पोस्ट, सुनिए बात सुनिए, 88 सेक्रेटरी पोस्ट है शेड्यूल कास्ट का, एक आदमी है, ओबीसी का एक आदमी नहीं है। तो ये ऐसा देश बन गया है। अपनी काबिलियत के आधार पे है सर, आप क्या कोई खाते हैं? रिजर्वेशन के आधार पे नहीं है, आपके दिमाग में काबिलियत के आधार पे है। ऐसा नहीं है कि वो सारे अपने बहुत अच्छे परिवार से हैं, भेदभाव है, सक्षम परिवार से भेदभाव है। ऐसा नहीं है। गरीब परिवारों के भी आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, या आप ये ऐसा नहीं कह सकते वो सुनिए, पार्लियामेंट में बहस हो चुकी है कि ये जज जो है उसके बच्चे जज बनते हैं। ये दीपक मिश्रा के चाचा रंगनाथ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, चंद्रचूड़ के बाप पिता बता दीजिए क्या उनको आरक्षण के आधार पर जज बने? इस पर संसद में बहस हो क्या वो आरक्षण के आधार पर जज बने? ये कंटेम्प्ट भी नहीं है, ये कंटेम्प्ट भी नहीं है। जब मैं ये बात करता हूँ, जितने भी डॉक्टर आईपीएस हैं वो आरक्षण के आधार पर, अलग आरक्षण के आधार पर, काबिलियत के आधार पर, क्या अलग काबिलियत है? और संसद से लेकर इस समय आप इतना बताइए, 95% वाला कुछ काबिलियत नहीं है, प्रमोशन में आरक्षण की 50% बात वाले में कर रहा काबिलियत हूं। है। दिलीप, अगर एंट्री लेवल पर आपको मिल गई है तो फिर तो आपको काबिलियत से बढ़ना चाहिए। फिर दिक्कत क्या है? फिर आपको प्रमोशन में आरक्षण क्यों चाहिए? आपको काबिलियत पर आगे बढ़ना चाहिए। आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 88 में से इतने सेक्रेटरी दलित हैं या इतने सेक्रेटरी SC ST से हैं, एक है, चलिए माना एक है, लेकिन काबिलियत नहीं। काबिलियत देखिए क्या होता है, जैसे काबिलियत का पैमाना क्या होगा? देखिए मैं बता रहा हूं काबिलियत का पैमाना क्या होगा। इस देश में 1950 में आईएएस की पहली परीक्षा हुई थी, रिटन में टॉपर हुए थे अच्युतानंद साहब, और जो कि शेड्यूल कास्ट के थे। इंटरव्यू में उनको कम नंबर दिया गया, उनके रैंक बन गए 48वीं। ये है इस देश का की व्यवस्था कि आपका सीसीआर लिखते हुए गड़बड़ी हो जाती है, आपको तमाम तरीके से पीछे छोड़ दिया जाता है। वरना सुनिए 16(4) क्या बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है, सभी स्तरों पर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। टॉप के लेवल पर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? वो खराब खाते हैं, क्या करते हैं? मेरिट कम क्यों है? अगर इस देश में अच्छा मुझे बताइए कि अगर आपको यही ऑब्जेक्शन है, अगर आपको यही ऑब्जेक्शन है तो इस देश का राष्ट्रपति एक दलित क्यों है? ये बताइए। नहीं, राष्ट्रपति चूंकि एक टोकन पद है इसलिए राष्ट्रपति दलित है, और एक दो पद तो होते ही हैं। पद है, राष्ट्रपति टोकन पद है, निश्चित रूप से राष्ट्रपति टोकन। उसी प्रेसिडेंशियल शेड्यूल के आधार पर, शेड्यूल 9 के आधार पर आप ये मानते हैं कि हमको, आप उसको भी मान रहे, राष्ट्रपति को आप टोकन पद कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि उस टोकन पद पे कोहनी लगा दी जाती है, और ये भी अफवाहें आप लोग कहां से बनाते हैं? अगर राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति को कोई कोहनी लगा देता है तो उनका प्रोटोकॉल, उनका सिक्योरिटी, उनकी बाकी चीजें कहाँ है? अगर राष्ट्रपति को कोई कोहनी भी मार देता है तो वो आदमी कहाँ है? उसको पकड़ा क्यों नहीं किया? और अगर उन्होंने प्रेस रिलीज लिखी है, प्रेस रिलीज के अंदर ये लिखा है, तो उन्होंने जाकर कोई कंप्लेन क्यों नहीं की? दीपक जी, मुझे बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। इस बात का राष्ट्रपति की एक मर्यादा होती है, उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। इसके बाद स्टेट का काम है कि उस पर कार्रवाई करे, और कार्रवाई हुई भी। वहां पर ऐसा भी नहीं है, वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनका तबादला वगैरह सब कुछ हो चुका है। ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर। फिर क्यों इसका रोना गाना क्यों? इसका रोना गाना क्यों? इसको आप क्यों समाज में भेदभाव? वो अपना पिछड़ापन दिखाएंगे। हो सकता है हमारे साथ गलत लगी हो सकता है कोहनी रोना गाना इसलिए है दीपक जी कि दिल्ली से यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर कहा गया कि क्या नाम कोहनी मारी गई? हाँ, आप मुझे आपसे राष्ट्रपति जी ने आपसे कहा कि राष्ट्रपति भवन का कम नहीं है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप इतना बता दिए, अगर किसी कोहनी गलत लगी, अगर किसी कारण मैंने प्रोटोकॉल होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। आज आप बताइए, प्रोटोकॉल में क्या राष्ट्रपति के निकट भी आप पहुंच सकते हैं? नहीं, मुझे आप बताइए, राष्ट्रपति को कोहनी मार दी गई तो क्या राष्ट्रपति के निकट भी पहुंचा जा सकता है? प्रधानमंत्री से 5 कदम की दूरी पर हर आदमी को रखा जाता है, राष्ट्रपति से 5 कदम की दूरी पर हर आदमी को रखा जाता है। पर मैंने जितने डिबेट शो किए, अनफॉर्चुनेटली हर दलित ये बात कह रहा था, हर अजाक्स का ये बात कह रहा था कि राष्ट्रपति को कोहनी मारी गई, उनको पुरी के मंदिर में दर्शन नहीं करने दिए गए। क्या बता रहे हैं? हम क्या करें इसका? मुझे बताइए कि किस प्रोटोकॉल के आधार पर कोई राष्ट्रपति को कोहनी मार सकता है, या किस सिक्योरिटी के आधार पर? का तबादला हुआ कि उन्होंने प्रोटोकॉल वायलेट किया। राष्ट्रपति भवन तो यही बता रहा है ना कि शिकायत की गई, जिस पर कार्रवाई हुई। तो देखिए समस्या ये है कि इस बस देश आप में ऐसे ही चीजों को लेकर उड़ते हैं और समाज में भेदभाव की बात करते हैं। यही जो अच्छा दीपक जी, रविवार को आप अपने अखबार खोलिएगा और देखिएगा कि कौन सी जातियां हैं जो कि अपनी जात में शादी करने के विज्ञापन देती। जाति इस देश में है, सच है इस देश का, आप इसको इनकार मत कीजिए। इस देश में कम से कम सुनिए कम से कम 2 करोड़ जाति के सच में अगर कम्युनिटी मैट्रिमोनी के 2 करोड़ विज्ञापन इस देश में ऑनलाइन पड़े हुए हैं। अपनी जात का हर आदमी अपनी जात में शादी करना चाह रहा है। काबिलियत उनको सिखाइए कि क्या हम आपको काबिल बनना है। आपको अगर नौकरी मिल गई है, आपको नौकरी, चलो आरक्षण से आपको नौकरी मिल गई,
लेकिन अब आप में काबिलियत तो आएगी ना, काबिलियत के कारण तो आप आपने प्रमोशन ले सकते हैं। क्या वहां पर भी आप आरक्षण से आप में इस काबिलियत की कमी क्यों थी कि आपको ये नहीं पता था कि 16(4) और 15(4) में 10 साल का क्लॉज नहीं? आप में ये कमी क्यों थी? आपने क्यों मेरिट नहीं था? आपको क्यों नहीं पता? आप ये पास होंगे, आपने क्यों नहीं पढ़ा? आपकी बात ऊपर कर देते हैं। क्यों नहीं पढ़ा? हम कह रहे हैं चलिए दिलीप बात ऊपर कर देते हैं। आरक्षण पदोन्नति में मिले, आरक्षण पदोन्नति में मिले, आरक्षण नौकरियों में मिले, क्यों ना उस आरक्षण को खत्म कर दिया जाए जिसकी बात खत्म करने की बात 10 साल बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि संसद और विधानसभाओं में जो आरक्षण है उस आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, उससे कोई ढंग के प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं और इसकी वजह से उनकी ना आवाज फूटती है ना उनकी बोली फूटती है। तो और क्योंकि देखिए होता क्या है, शेड्यूल कास्ट की सीट है, 20% शेड्यूल कास्ट है, वोट किसके वोट से जीतता है? वो अपर कास्ट के वोट और बाकी वोटों से जीतता है, तो उसकी आवाज बनी नहीं सकती है असल में। तो ये जो आवाज बनी नहीं सकती है तो उस आवाज की जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आवाज की जरूरत क्या है? पॉलिटिकल रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं, बाबा साहब भी इसके खिलाफ थे। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की इस देश में कोई जरूरत नहीं है। ये संसद और विधानसभाओं में जो आरक्षण है, इस आरक्षण से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कोई भला नहीं हुआ है। क्या आपको दर्द नहीं होता जब एक बिल्कुल दर्द नहीं था, इनका आरक्षण जाना चाहिए, आपको दर्द नहीं इनका आरक्षण जाना चाहिए। स्वर्ण का अगर बच्चा अगर वो पढ़ लिख कर किसी तरह से अगर वो आगे बढ़ता है और वो 95% 90% लेके आता है और उसे नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन 50% जिसके पिताजी का सरकारी नौकरी पे हैं या अच्छे उस पे रियाज कर रहे हैं और उसे नौकरी मिल जाती है, तो क्या आपके दिल में दर्द नहीं हो? क्योंकि वो हिंदुस्तान का आदमी नहीं है, हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं है। लेकिन आप सिर्फ जो है आपने सिर्फ ऐसे बयानबाजी करके अपने दलित समाज के आप नेता तो बन जाएंगे, लेकिन उससे दो लोगों में आपसी प्रेम नहीं बढ़ा पाएंगे आप। इसका ये बता दो। स्वर्ण समाज, मैं एक बताऊं, आरक्षण 4 कैटेगरी अगर मिल गया तो इस देश ये सोने की चिड़िया जो था ना, सोने की चिड़िया आरक्षण जब नहीं था, सोने की चिड़िया से अगर बर्बाद होने जाए तो सबसे बड़ा उसका कारण है आरक्षण। अरे ओबीसी आरक्षण तो अभी आया, उससे पहले देश की सोने की चिड़िया बना लिए होते। चलिए, सोने की चिड़िया बनेगा कि नहीं बनेगा ये हम वक्त पर छोड़ देते हैं।